नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम संवैधानिक निकाय की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ये क्या होता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इन तमाम सारी बातों पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे। उसके बाद यह देखेंगे कि यह हमारी श्रृंखलाएं क्यों महत्वपूर्ण होती है। जितनी श्रृंखलाएं हो रही है, दो प्रकार के निकाय होते हैं, एक संवैधानिक निकाय होते हैं और दूसरे सांविधिक निकाय होते हैं। तो संवैधानिक निकायों की श्रृंखला में हमने पढ़ा निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, और उसके बाद ये हमारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। उसके बाद सांविधिक निकायों में भी हम कुछ 8-10 संस्थाएं हैं, 8-10 आयोग हैं या परिषद है, जो उसको आप अपनी भाषा में समझ लीजिए। उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक परीक्षाओं में स्टेटमेंट, कथन और कारण वाले प्रश्न इन्हीं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये 4 से 5 प्रश्न आते हैं। आप जब किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे तो इसको जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। जानने से पहले हम अगर संवैधानिक निकायों की बात कर रहे हैं तो अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो पूरी वीडियोस को देखने के लिए एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ओपन करिए और धीरे धीरे सभी निकायों को जानिए। वैसे ये जो श्रृंखला होती है वो एकल कड़ी श्रृंखला इसे हम कह सकते हैं। इसमें जो भी पढ़ेंगे वह आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो आइए देखते हैं संवैधानिक निकाय क्या होता है। संवैधानिक निकाय में वस्तु एवं सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। वस्तु एवं सेवा कर परिषद को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अनुच्छेद 279 क में स्थापित किया गया है। अब इसमें दो प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना हुई, तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 216 के तहत। उसके बाद इसको संविधान के किस भाग में डाला गया, किस अनुच्छेद में डाला गया, तो अनुच्छेद 279 क में इसे इस्टेब्लिश किया गया। दो प्रश्न आते हैं, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुई, तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 279 क में स्थापित किया गया। अब देखिए जो कोई भी परिषद होती है या कोई भी आयोग होता है, उसका एक मेन बॉडी होता है, मेन होता है, अध्यक्ष कहिए या निदेशक कहिए, कई जगह सचिव कहा जाता है। सबकी अपनी अपनी टर्मोलॉजी है उस आयोग या उस संस्था के स्पेशलाइज्ड के लिए। तो जो हमारी जीएसटी परिषद है के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इस समय कौन है, निर्मला सीतारमण जी। तो इस समय अगर पूछ देगा कि हमारे जो जीएसटी परिषद है उसकी अध्यक्ष कौन है, तो 4 ऑप्शन आ गया, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, गृह मंत्री। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री मतलब केंद्र सरकार का वित्त मंत्री, राज्य सरकार का वित्त मंत्री नहीं। तो केंद्र सरकार का वित्त मंत्री क्या होता है, ये जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और इसका पदेन सचिव कौन होता है, तो जो राजस्व सचिव होता है, जो भारत सरकार का राजस्व सचिव होता है, वही इसका पदेन सचिव होता है। दो प्रश्न है इसमें कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इस समय कौन है, निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं तो इस समय केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो इस समय वर्तमान में जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हुई। उसके बाद राजस्व सचिव, इसका पदेन सचिव होता है। पदेन सचिव कौन होता है, तो राजस्व का जो सचिव होता है, भारत सरकार के जो राजस्व का सचिव होता है वो इसका पदेन सचिव होता है। उसके बाद इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, तो इसके मेंबर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। जैसे हम जानते हैं कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री। तो जो केंद्रीय मंत्री होंगे वित्त के, वो क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, उसके बाद सभी राज्यों के वित्त या राजस्व मंत्री इसके सदस्य होंगे। सदस्य कौन होगा, तो जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होंगे, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, वो इसके सदस्य होंगे। उसके बाद जितने हमारे स्टेट हैं, आज वर्तमान में कितने स्टेट हैं, 28। तो 28 राज्य के जो वित्त मंत्री होंगे या राजस्व मंत्री जिनको कहा जाता है, वो इसके सदस्य होंगे। तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का अध्यक्ष अस्थाई आदि आमंत्रित सदस्य होते हैं।
ये यहाँ तक तो सदस्य हो गए। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के जो अध्यक्ष होंगे वो अस्थायी सदस्य भी होते हैं। इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में, एक अस्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्य कौन होता है? अस्थायी सदस्य केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद राज्यों के वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री होंगे। उसके बाद अस्थायी सदस्यों में हम बात कर लेते हैं कि आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अध्यक्ष। इस प्रकार के एक दो जो इससे संबंधित जो विभाग है, आयोग है या परिषद है, उन लोगों के सदस्यों और अध्यक्षों को इसमें अस्थायी सदस्य के तौर पे मान्यता दी गई है, उनको लिया जाता है। उसके बाद नियुक्ति, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। जितने भी आयोग है उसमें केवल जो हम अभी 3-4 आयोग के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें केवल राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, लेकिन जो उसका हटाने का काम होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है, चाहे स्टेट का। और बाकी जो हम जैसे यूपीएससी पढ़े, निर्वाचन आयोग पढ़े, तो उसमें इसकी नियुक्ति कौन करता है? उसके मेंबर और वो उसके अध्यक्ष की राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इसकी भी उसी प्रकार जो जीएसटी हमारी परिषद है उसके भी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जितना होगा वो किसके द्वारा होगा? अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के ही द्वारा होता है। लेकिन इसकी बात यह है कि अगर इसका कार्यकाल कितना है, तो अभी तक जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी परिषद है, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, उसका कार्यकाल, उसके सदस्यों का कार्यकाल और अध्यक्षों का कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसका कार्यकाल समय समय पर निर्धारित किया जाता है। इसका कार्यकाल समय समय पर निर्धारित किया जाता है। अब इसके कार्य एवं उद्देश्य क्या है? कार्य क्या है कि किसी वस्तु या सेवा को वस्तु एवं सेवा कर के तहत लाना है या न लाना है, इसका निर्णय करना। कोई भी वस्तु है, जैसे ये आपका मार्कर हो गया, ये पेन हो गई, ये माइक हो गया, इसको वस्तु एवं सेवा करके अंतर्गत लाना है कि नहीं, इस पर निर्णय कौन देता है? जीएसटी काउंसिल। इसका एक काम तो ये हो गया। उसके बाद कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करना है, जैसे हमारा असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो इसके लिए जीएसटी का कैसा फ्रेमवर्क रेडी करना है, तैयार करना है, उसके लिए भी हमारी जीएसटी परिषद काम भी करती है। वो भी इसके उत्तरदायित्व को निर्वहित करने का काम जीएसटी परिषद की ही जिम्मेदारी है। वस्तु एवं सेवा कर उगाही से संबंधित नियम बनाना कि वस्तु एवं सेवा कर में कहाँ 18% टैक्स होगा, कहाँ 12% होगा, कहाँ 28% होगा, इसकी उगाही कैसे होगी, कौन वसूलेगा, किस में बांटा जाएगा, ये सब जिम्मा किसका है? जीएसटी परिषद का है। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे असम और हिमाचल। वस्तु एवं सेवा कर उगाही से संबंधित नियम बनाना, ये भी इनका काम है। उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर परिषद के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। मान लीजिए कि इसमें वर्तमान में एक अनुमानतः 40 लोग हैं, तो बहुमत के आधार पर निर्णय का मतलब क्या हुआ? 21 लोग जिधर मत दे देंगे वही काम होगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा, किसको कर के दायरे में लाना है, किसको कर के दायरे से हटाना है, किस राज्य में कितना वसूली होगा, किस पर कितना टैक्स आरोपित किया जाएगा, ये सब चीज़ें जीएसटी परिषद की ही जिम्मेदारी है, उन्हीं परिषद का उत्तरदायित्व है। लेकिन यह सब फैसला कैसे होगा? बहुमत के आधार पर होगा। ये नहीं कि अध्यक्ष कह देंगे तो सब कुछ हो जाएगा ना। अध्यक्ष और सदस्य के बहुमत से जो भी तय किया जाएगा वही जीएसटी काउंसिल अपना निर्णय सुनाएगी और वही नियम कानून बनेगा या संशोधन होगा या उसको उसमें बढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसमें राज्यों का भार 2/3 है और केंद्र का 1/3 है। जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद 121 संविधान संशोधन 2016 के द्वारा स्थापित किया गया संविधान के अनुच्छेद 279 क के अंतर्गत इसका जो कार्यकाल होता है वो अभी समय समय पर निर्धारित किया जाता है। इसके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनका काम क्या होता है कि किस वस्तु पर कौन सा कर आरोपित करना है, नहीं करना है, इसका निर्णय जीएसटी काउंसिल करता है। जो भी फैसले लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल के, वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ये रही बात हमारे कक्षा की। मित्रों, अगर आप प्रतियोगी हैं तो आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए हमारे हिसाब से। पहला, अपने समय प्रबंधन पे, आप अपने समय को किस प्रकार से प्रबंधित कर रहे हैं। दूसरी बात, अपने उमंग को, अपने उल्लास को हमेशा जागरूक रखना चाहिए। तीसरी बात, आपको प्रतिदिन अपने आस पड़ोस, देश विदेश में घट रही घटनाओं को ध्यान रखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए।
उसके बाद अगर पढ़ाई से मन उबे तो आपको कसरत करना चाहिए। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए। अनावश्यक लोगों से, ऐसे लोगों से कभी बात नहीं करना चाहिए जो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए हैं या आपको हरदम हतोत्साहित करते हैं। आप जाएंगे कंपटीशन की दुनिया में, या आप देख भी रहे होंगे, देखते भी होंगे, दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक ऐसे लोग जो तैयारी करते करते बहुत लंबी उम्र बीत जाती है, तो वो आपको इतना हतोत्साहित करेंगे, कहेंगे कि अरे यार हमने 15 PCS का मेंस दिया, हमने IAS का दिया, ये दिया वो दिया, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। लेकिन कहाँ हम खड़े हैं, तुम्हारे साथ चाय पी रहे हैं, तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम्हारे साथ बातें कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, इधर उधर देख लो। इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। कंपटीशन की जो दुनिया होती है वो एकेडमिक दुनिया से बिल्कुल ही अलग होती है। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना जल्दी आगे निकलेगा। और कंपटीशन की दुनिया में जो नियुक्त हो जाता है, जो नौकरी पा लेता है, वही सीनियर होता है। इसलिए मन लगा के पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, बहुत कम किताबों को पढ़ना है, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है। आप बहुत जल्द ही सफल हो जाएंगे। सफलता का सूत्र हमारा जो अनुभव है, जो मैं भी देखा हूँ या अपने से बड़े लोगों को सुनता हूँ, गुरुवर वृंदों को सुनता हूँ, तो देखता हूँ, पाता हूँ कि जिस परीक्षा की आप तैयारी करिए, उस परीक्षा का सिलेबस आपके पास हो, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हो। मैं तो मानता हूँ कि TGT, PGT, इस प्रकार की जितनी परीक्षाएं हैं, या आपका PCS हो गया, राज्यों का लोक सेवा आयोग द्वारा संपादित करवाने जाने वाली जो भी परीक्षा है, अगर पिछले साल के उस आयोग के द्वारा करवाए गए उसी पद के लिए 15 से 20 सालों का प्रश्न आपको और उत्तर आप सॉल्व कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो समझिए कि आपकी 50 से 60% तैयारी पूरी हो गई। और बाकी तैयारी जो करेंट और आप रिवीजन रोज कर ही रहे हैं, उसी पे तैयारी बहुत कठिन चीज़ नहीं है। निरंतरता, और कब तक निरंतरता जारी रखनी है? जब तक आप सफल नहीं हो पाते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए, अपना समय किसी को मत दीजिए। आपका समय आपके लिए है, आपका जीवन है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में अपना पूरा समय दीजिए। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। बाकी आप लोगों को अगर वीडियोस हमारी अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, इसमें क्या सुधार करना चाहिए वो भी आप अपने विचार दे सकते हैं। हमारा नंबर है, व्हाट्सएप करिए, फ़ोन करिए, टेलीग्राम करिए 7081783888 पर। आप हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल लॉगिन करें, उसको आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं उसके थ्रू भी जुड़े रह सकते हैं। उसके लिए आप @ILVIN क्लासेस आपको सर्च करना होगा। जय हिंद, जय भारत।